हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज की डेट है 29 जुलाई। 29 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? हम यहाँ पे मनाते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे। ओके, तो ये याद रखना, डेट के साथ याद रखना, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं 29 जुलाई को। और इसी 29 जुलाई की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ। प्रीलिम्स डोज में इस पूरे न्यूज़ एनालिसिस को देखेंगे। तो आज के डेली न्यूज़ एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि आप हमसे इन सभी मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। जो लोग भी नए स्टूडेंट्स हैं, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इसी पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ दिया जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी की। देखो, इन स्पोर्ट्स देर आर नो लूजर्स, दे आर इधर विनर्स और फ्यूचर विनर्स। अब आप सोचोगे कि ये स्पोर्ट्स की बात कहाँ से आ गई और ये किसका कोट है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोट है। आपको पता होगा कि हमारे देश में 44th चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज किया गया है और उसी के उपलक्ष्य में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी एक स्पीच दे रहे थे, उसी में उन्होंने ये कोट बोला था। अब देखो, यहाँ पे स्पोर्ट्स की जगह आप यहाँ लाइफ भी लिख सकते हो। in everything, in every sector, in every stream, there are no losers. Okay, there are either winners, there are future winners. Okay, तो हमेशा याद रखना कि अगर आपसे कोई चीज नहीं बन रही है अभी, तो वो कभी ना कभी जरूर बनेगी अगर आप उसको ट्राई करते रहते हो। तो या तो आप विनर हो या तो आप फ्यूचर विनर हो, आप लूजर नहीं हो। ओके, आगे बात करते हैं, आज के टॉपिक से शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से। तो पहला आर्टिकल है, हमारे मोदी जी ने यहाँ पे स्पीच दी है। बेसिकली 44th जो चेस ओलंपियाड है वो हमारे देश में हुआ है। ठीक है, और इसी में कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कही हैं जो कि हमारे काफ़ी काम आ सकती है मेंस के क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि एडिटोरियल सेक्शन हम डिस्कस करेंगे हमारे सेकेंड वीडियो में। अभी आपके लिए ये सारी चीज़ें मैंने रखी है। तो देखो, यहाँ पे हमारे मोदी जी कहते हैं कि जो 44th चेस ओलंपियाड हो रहा है वो एकदम सही टाइम पे हो रहा है, क्योंकि हमारा देश जो है 75th इंडिपेंडेंस डे भी मना रहा है। और चेस चेस का ओलंपियाड यहाँ पे हो रहा है 75th इंडिपेंडेंस डे पे। चेस का ये माना जाता है कि चेस का ओरिजिन जो है ना वो इंडिया से ही हुआ है। इंडिया के जो एंशियंट मिडाइवल लिटरेचर्स थे उसमें चेस का ऑलरेडी मेंशन था। ठीक है, और वहीं से चेस का यहाँ पे क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। तो ये कहना था हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि 75th इंडिपेंडेंस डे पे चेस वापस आया है अपने ही घर पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो, इन्होंने बताया है कि बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है ये। और ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये इंडिया के स्पोर्टिंग कल्चर को और आगे लेकर जाएगा। अभी आपको पता है ओलंपिक्स में हमारे भारत ने कितना बढ़िया परफॉर्म किया था। टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल हम जीत के लाए थे। ठीक है, और इसी में अब हमको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दो चीज़ें चाहिए जो कि हमें हेल्प कर सकती हैं आगे बढ़ने में। एक तो चाहिए एनर्जी ऑफ यूथ और दूसरी चाहिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट। और इसी के बारे में मेजर कुछ पॉइंट्स इन्होंने बोले हैं। एक चीज़ इन्होंने ये भी बोली है कि पोस्ट कोविड पीरियड में हम सभी कंट्रीज़ को साथ में लेकर आने के लिए और फिजिकल और मेंटल फिटनेस देने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये स्पोर्ट्स इवेंट्स ही हैं। ओके, ओलंपियाड भी जब आपने देखा था कि ये जो ओलंपियाड हुई थी, ओलंपिक्स होती है वो, उसमें टोक्यो ओलंपिक्स में हमने कितना अच्छा परफॉर्म किया। वैसे ही अभी तमिलनाडु में चेस ओलंपियाड हो रहा है। ठीक है, और चेस ओलंपियाड जो हो रहा है इसमें तमिलनाडु को, इंडिया को कहा जा रहा है पावर हाउस ऑफ इंडिया। ठीक है, तमिलनाडु को कहा गया है पावर हाउस ऑफ इंडिया। ओके, अब देखो हम बेसिक बात कर लेते हैं इस चेस ओलंपियाड के बारे में। तो 44th चेस ओलंपियाड है ये, जो होने वाला है चेन्नई में 2022 में। ओके, और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस कंपटीशन है, 1927 से हो रहा है और पहली बार इंडिया ने इसको होस्ट किया है और एशिया में 30 सालों के बाद ये आया है। ठीक है, चेस के बारे में बात कर लें तो इसका ओरिजिन इंडिया माना जाता है। इसको हमारे जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर्स हैं उसमें चतुरंग नाम से भी मेंशन किया गया है। तो जो चतुरंग आपको वहाँ मिलता है वो और कुछ नहीं, चेस ही है। आप देखोगे कि चेस में टोटल चेस का जो बोर्ड होता है उसमें 64 स्क्वायर्स होते हैं। और इसी तरह का कुछ यहाँ पे पेंटिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है चेन्नई में इस चेस ओलंपियाड के लिए। ठीक है, अब ये जो 64 स्क्वायर्स होते हैं इसमें दो टीम्स होती है, दो पार्टीज होती हैं। एक पार्टी या एक टीम में 16 मेंबर्स होते हैं। टोटल आर्मी 16 मेंबर्स की होती है, जिसमें एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, दो बिशप होते हैं, दो नाइट्स होते हैं, दो रूक्स होते हैं और 8 पॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखनी है चीज़ें। नाउ देखो, ये जो चेस ओलंपियाड होने वाला है ये लार्जेस्ट पार्टिसिपेशन देखने वाला है, यानी कि 189 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। और इसको ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? फीडे।
फीडे क्या है? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जो है, इसे फीडे कहा जा रहा है। ये गवर्निंग बॉडी है चेस की और ये ही रेगुलेट करती है इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन्स को। आपको पता होगा हमारे देश से एक बहुत बड़ा नाम है चेस में, विश्वनाथ आनंद का, ठीक है। ये कई बार, विश्वनाथ आनंद कई बार ये चेस ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि हमारे देश में चेस को लेकर कुछ ज़्यादा ही जुड़ाव है, कुछ ज़्यादा ही हमारा कनेक्शन है चेस के साथ, ओके। अच्छा, जो फीडे है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में और इसे बनाया गया था 1924 में पेरिस में। इसका मोटो है वी आर वन फैमिली। तो कुछ फैक्ट्स हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। देखो, स्पोर्ट्स भी पूछा जाने लग गया है प्रीलिम्स में, आपने देखा होगा 2021 का जो पेपर था उसमें किस तरह से स्पोर्ट्स पूछा गया था। और इस बार तो ये इतनी बड़ी ओलंपियाड हमारे देश में हो रही है, तो इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबल है, ओके। आगे बात करते हैं, वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट्स टू सेव एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम हरासमेंट। तो देखो हुआ क्यों, क्या है? हुआ ये है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा 1986 का, ओके। इस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं और इस बदलाव से कुछ लोग तो खुश हैं, लेकिन कुछ लोग इस बदलाव से बिल्कुल खुश नहीं हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, क्या काम करता है, क्या पहले प्रोविजंस थे और क्या नए प्रोविजन आए हैं। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 का एक्ट है और इसका बेसिक काम ये है कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, इसको इम्प्रूव करने का काम करे, ठीक है। इसी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर करता है कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ अथॉरिटीज़ को स्टैब्लिश करे, सो दैट ये अथॉरिटीज़ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोक सके, प्रिवेंट कर सकें और साथ में जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है उनको टैकल भी किया जा सके विद द हेल्प ऑफ दीज अथॉरिटीज़, ठीक है। तो अथॉरिटीज़ को बनाना भी इसी एक्ट के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, तो देखो प्रेजेंट प्रोविजंस क्या हैं, क्या अभी क्या चीज़ें चल रही है। तो अभी ऐसा है कि अगर आप कोई एनवायरमेंट को लेकर कोई ऑफेंस करते हो, यानी कि आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का वायलेशन करते हो, कोई एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हो, तो इसको क्रिमिनल एक्ट कंसिडर किया जाता है, ओके। क्रिमिनल एक्ट कंसिडर किया जाता है। इसमें आपको फाइन भी लगती है और साथ में इम्प्रीजनमेंट भी होता है। तो 1 लाख तक की फाइन हो सकती है, 5 साल तक का इम्प्रीजनमेंट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं उनको पहले फाइल करनी पड़ेगी कंप्लेन और उसके बाद जो भी ऑर्डर आता है उस हिसाब से आपको फाइन या इम्प्रीजनमेंट होता है, ठीक है। अब अभी देखोगे तो देर आर पावर्स टू शट डाउन अ पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। कोई भी पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री को आप शट डाउन करवा सकते हो, उसके ऑपरेशंस को शट डाउन करवा सकते हो, ठीक है। अभी जो अगर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को कोई वायलेट करता है तो दिस बिकम्स अ क्रिमिनल ऑफेंस और यहाँ पे इसीलिए देयर इज फिल्ड नीड टू हैव अ ग्रेडेड रिस्पॉन्स टू द पोल्यूशन प्रॉब्लम विदाउट एवरीथिंग एंडिंग अप इन द कोर्ट। तो इसीलिए अभी क्या हो रहा है, अभी बहुत ज़्यादा डिमांड ये चल रही थी कॉरपोरेट हाउसेस की साइड से, इंडस्ट्रीज़ की साइड से, कि इसमें कुछ ऐसा हल निकाला जाए कि हमको कोर्ट तक ना जाना पड़े। माना कि वायलेशन हुआ, लेकिन इतना बड़ा वायलेशन नहीं हुआ कि हमको कोर्ट जाना पड़े, इसीलिए इसके जो प्रोविजन है इनको थोड़ा सा लाइट किया जाए, ये इंडस्ट्रीज़ की, कॉरपोरेट्स की डिमांड थी। और अभी यहाँ पे इसके ऊपर सेंटर यहाँ पे प्रपोज भी कर रही है कुछ अमेंडमेंट्स, जो कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनको फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन इससे एनवायरमेंटलिस्ट काफ़ी भड़के हुए हैं, ठीक है। तो अभी देखो प्रोविजंस चेंज क्या हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये बोल दी गई कि जो पहले क्रिमिनल एक्ट था अब वो सिविल एक्ट बन जाएगा, सिविल ऑफेंस बन जाएगा, ओके। यहाँ पे फाइन्स पहले 1 लाख रुपए तक के होते थे, अब 1 करोड़ रुपए तक के फाइन होंगे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे जो पहले इम्प्रीजनमेंट होता था, अब वो इम्प्रीजनमेंट के चांसेस बहुत कम कर दिए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब फाइन आपके ऊपर इम्पोज किया जाएगा, अ फाइन इज टू बी इम्पोज विदाउट गोइंग थ्रू अ जुडिशियल प्रोसेस। तो यहाँ पे सिर्फ लॉ के थ्रू आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा, आपको कोई प्रॉपर जुडिशियल प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा जो फाइनल अथॉरिटी होगा, जो डिसाइड करेगा कि कितना आपसे फाइन लेना है, ठीक है। और एक प्लान और है कि यहाँ पे जो पॉल्यूशन, यहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएशन या पॉल्यूशन करना या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को वायलेट करना सिविल ऑफेंस बना दिया जाएगा, जिसमें कि यहाँ पे जो इश्यूज हैं, जो यहाँ पे पनिशमेंट होंगी उनको कम कर दिया जाएगा, ठीक है, लाइटन कर दिया जाएगा। तो ये बेसिक मैंने आपको बताया। अब देखो इस आर्टिकल में क्या बोला हुआ है, इस आर्टिकल में बोला हुआ है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये यहाँ पे अनड्यू हरासमेंट क्रिएट करता है लोगों के ऊपर। जो छोटे मोटे भी अगर कोई वायलेशन हो गया तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है लोगों का, और ऐसे में यहाँ पे जो बर्डन है जुडिशरी पे वो भी बढ़ता जाता है। इसीलिए इसको कम करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं। ये अमेंडमेंट्स क्या क्या होंगे, देखो पहला तो जो
ये इम्प्रीजनमेंट का क्लॉज था इसको हटा दिया जाएगा और यहाँ पे सिर्फ आपको फाइन ही पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप यहाँ पे कोई बहुत ग्रेव यहाँ पे कोई ग्रेव इंजरी पहुंचाते हो फॉरेस्ट को या लाइफ को लॉस करते हो या फिर आप जानवरों की यहाँ पे जान ले लेते हो, इस तरह का कोई एक्ट करते हो जो हीनस है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी कि आपको इम्प्रीजनमेंट नहीं होगा, सिर्फ फाइन भर दो, ठीक है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं होगी। और उसके अलावा फाइन भी जो है उसको लगभग 500 टाइम्स बढ़ा दिया गया है। साथ में आप देखोगे आज के टाइम पे जो एक्ट है वो यहाँ पे 1 लाख और 5 साल तक की इम्प्रीजनमेंट की बात करता है, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। हमने इम्प्रीजनमेंट हटा दिया है लेकिन फाइन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि आज तक में कोई भी कॉर्पोरेट ऑफेंडर जेल तो नहीं गया है, ठीक है, हाँ सबने फाइन ज़रूर भरा हुआ है लेकिन जेल कोई नहीं गया है, ठीक है। अभी भी आप देखोगे कि हमारे कोर्ट्स में लगभग 33 ईयर्स का बैकलॉग है, ठीक है, जहाँ पे एनवायरमेंटल वायलेशन के केसेस बहुत सारे हैं। 2018 की बात करें तो 2018 में अकेले लगभग 45,000 केसेस पेंडिंग थे पिछले साल के, और इस साल 35,000 केसेस और आ गए, ठीक है। तो सोचो मतलब कितने हो गए, 80,000 केसेस हो गए जो सिर्फ एनवायरमेंट लॉस से रिलेटेड पेंडिंग है, ठीक है। तो इसको डिक्रिमिनलाइज इसलिए किया जा रहा है सो दैट थोड़ा सा लोग जो है सेल्फ रेगुलेट करें, इतना बड़ा फाइन होगा तो सेल्फ रेगुलेशन भी हो जाएगा और दूसरा इनका हरासमेंट भी नहीं होगा, इसीलिए इन पेनल्टीज को और आईपीसी के सेक्शंस को एक्टिव किया गया है। ओके, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल देखते हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट टीनेज प्रेगनेंसीज, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में बात करी है और इसमें एक विजन लेकर आए हैं, फैमिली प्लानिंग विजन 2030। इसमें हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उनका कहना यह है कि टीनेज फर्टिलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है और ये एक बहुत बड़ा कॉज बन रहा है हमारे देश में कंसर्न का, ठीक है। अब हमने कल ही देखा था कि हमारे देश में फर्टिलिटी रेट 2.1 हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज में डिस्ट्रप्शन चल रहा है और ये डिस्ट्रप्शन मेनली हो रहा है टीनेज प्रेगनेंसीज के चक्कर में, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो मेन है, ठीक है, मेल वर्ग जो है ना उसको भी इंक्लूड किया जाए फैमिली प्लानिंग में। सिर्फ विमेन के कहने से या विमेन के मानने से फैमिली प्लानिंग नहीं होगी, ओके। इसीलिए इनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ज़्यादा एक्सेस दिया जाए, इसकी बात हो रही है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण टीनेज प्रेगनेंसीज बढ़ रही हैं। एक तो देखो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इशू हो गया, लैक ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। दूसरा एक इशू हो गया जो सोशल इशू है, जो कि है चाइल्ड मैरिज, ठीक है। चाइल्ड मैरिज जो है आज भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है और इसी के कारण अर्ली प्रेगनेंसीज, टीनेज प्रेगनेंसीज हो रही हैं, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो हमारे देश में बिहार में सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस हो रही है, फिर वेस्ट बंगाल टीनेज प्रेगनेंसीज हो रही हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड, त्रिपुरा, इन सब एरियाज में टीनेज प्रेगनेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और इसी के साथ में ये जो इशू है अर्ली मैरिज वाला, 18 से पहले ही लड़कियों की शादी करवा दी जाती है, वो भी एक बड़ा इशू है जिसके कारण ये टीनेज प्रेगनेंसीज बढ़ती जा रही हैं, ओके। अब इंडिया जो है सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है। अगले साल तक यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से हम चाइना को पछाड़ देंगे और हम फर्स्ट पॉपुलेशन कंट्री बन जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे में हमको ये समझना है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन इस पॉपुलेशन ग्रोथ को हमको सस्टेनेबल रखना है, ठीक है। और ऐसे के लिए अभी देखो इंडिया की पॉपुलेशन जो है लगभग 136 करोड़ हो चुकी है और ये बाय 2031 लगभग 147-148 करोड़ हो जाएगी और बाय 2036 लगभग 152 करोड़ हो जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अब ऐसे में अडोलेसेंट पॉपुलेशन आप देखोगे ये धीरे धीरे बढ़ ही रही है, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद 2031 के बाद देखोगे कि ये कम होना स्टार्ट करेगी। ऐसे में जब हमारे पास अडल्ट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो ऐसे में हमको फैमिली प्लानिंग टूल्स जो हैं उनका ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसमें स्पेशली है कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लेकर अवेयरनेस, कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेकर यहाँ पे फैमिली प्लानिंग में एनकरेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट ये भी नोट करता है कि जो चाइल्ड बियरिंग, टीनेज चाइल्ड बियरिंग है, यानी कि अगर आप 18 से कम हो और 18 से कम में ही आप प्रेग्नेंट हो, ऐसी प्रेगनेंसीज को टीनेज प्रेगनेंसीज कहा जाएगा। ये जनरली जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 था पहले का, ठीक है, उसमें इसकी जो अमाउंट था वो था 7.9%। तो टोटल प्रेगनेंसीज जितनी हो रही थी उसमें से 7.5-8% प्रेगनेंसीज टीनेज प्रेगनेंसीज थी। उसके बाद जो NFHS 5 आया है इसके हिसाब से ये टीनेज प्रेगनेंसीज कम हुई है और आज की डेट में 6.8% टीनेज प्रेगनेंसीज हैं, ठीक है। तो कुल मिला के पूरा इशू है कॉन्ट्रासेप्टिव्स का, बस इतना सा इशू है। आपको इसमें से कुछ डाटा मिल सकता है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की, सस्पेंशन ऑफ एमपीज, ठीक है, रूल्स एंड पावर्स ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो अभी आप देख रहे हो बहुत सारे एमपीज यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को यहाँ पे सस्पेंड किया जा रहा है, लोकसभा हो या राज्यसभा।
आप देखोगे अभी दोनों हाउसेज में मिला के 27 एमपीज को बाहर निकाल दिया था, ठीक है। तो अभी सस्पेंशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब दोनों हाउसेज जो सस्पेंड कर रही हैं एमपीज को, इसका कारण क्या है कि यहाँ पे जो एमपीज हैं, जो अपोजिशन में स्पेशली, वो प्रोसीडिंग्स को बहुत डिसरप्ट करते हैं। अभी जो इन एमपीज को बाहर निकाला गया 27 एमपीज को, उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि बहुत डिसरप्ट करते हैं। जैसे कि जीएसटी रेट्स को लेकर इन्होंने बवाल मचा दिया, प्राइसिंग जो राइजिंग प्राइजेज हैं उनको लेकर ये बार बार बवाल मचाते हैं। ओके, तो इन्होंने भी क्या किया है, बाहर धरना लगा दिया है पार्लियामेंट के। अब देखो ये एमपीज जो है, ये एमपीज क्यों इतना डिस्टर्ब करते हैं पार्लियामेंट को, ये चीज़ समझते हैं। तो देखो इसमें 4 रीजन हैं। 4 रीजन कौन से हैं? पहला रीजन तो यही है कि यहाँ पे जो एमपीज हैं उनको जेन्युइनली टाइम नहीं मिलता अपनी बात रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो कैलेंडर है वो सेंटर डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या कैलेंडर होगा पूरे हमारे पार्लियामेंट का। तो ऐसे में जो अपोजिशन वाले एमपी ने, उनको बात कहने का मौका ही नहीं मिलता, इसीलिए फिर वो डिसरप्शन क्रिएट करते हैं। दूसरा रीजन है कि यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड नहीं है गवर्नमेंट की साइड से। जैसे कि अगर कोई अपोजिशन में कोई कुछ पूछ रहा है तो आप उसको जवाब दीजिए, आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड होना जरूरी है। तीसरा ये कि यहाँ पे डेलिबरेटली भी कई बार डिसरप्शन किया जाता है। डेलिबरेटली कैसे? पब्लिसिटी पाने के लिए। और चौथा यहाँ पे एक ये भी है कि क्योंकि कोई प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होता है इनके अगेंस्ट, इसीलिए भी इस तरह के जो डिसरप्टिव एक्टिविटीज हैं उनको बढ़ावा मिलता है। अब पार्लियामेंट ने ऐसा क्या किया है कि इस इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, तो देखो यहाँ पे पार्लियामेंट को ये समझ में आ गया कि हम इस पर किस किस चीज़ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो इसमें आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहती हूँ कि किस तरह से ये सस्पेंशन होता है, पहले ये समझ लो। तो देखो जैसे राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के अपने रूल्स हैं, जनरल रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, ठीक है। इसमें रूल 255 बोलता है कि अगर आपको किसी भी एमपी को यहाँ पे हटाना है तो उसको आप ये ऑर्डर दे सकते हो कि आप इमीडिएट तौर पर यहाँ से राज्यसभा से बाहर निकल जाओ। लेकिन एक और सेक्शन है 256, इसमें बोला जाता है कि अगर आपको किसी को बाहर निकालना है तो आप उसको पूरे के पूरे सेशन से बाहर निकाल सकते हो। जैसे अभी मानसून सेशन चल रहा है तो पूरे के पूरे मानसून सेशन से बाहर निकाल सकते हो। ओके, तो चेयरमैन जो है वो डायरेक्ट करेगा कि किसके ऊपर ये सस्पेंशन जाएगा और किसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो एमपीज जो हैं उनको कुछ ना कुछ एटिकेट्स फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अगर लोकसभा में हो तो आप यहाँ पे किसी का और की स्पीच के बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे। उसके अलावा आप साइलेंस मेंटेन करके रखोगे, प्रोसीडिंग्स को खराब नहीं करोगे, कमेंट्री नहीं करते जाओगे, ठीक है। स्लोगन्स नहीं चिल्लाओगे, प्ले कार्ड्स नहीं डिस्प्ले करोगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं फाड़ोगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको एटलीस्ट ये सब तो करना ही है। ओके, इसके अलावा देखो कुछ डिफरेंसेस भी हैं लोकसभा और राज्यसभा के सस्पेंशन में। लोकसभा के जो स्पीकर हैं वही सस्पेंड करते हैं और राज्यसभा के भी स्पीकर ही सस्पेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखना कि राज्यसभा में जो स्पीकर, राज्यसभा के जो चेयरमैन है, ठीक है, चेयरमैन को हम स्पीकर बोल सकते हैं, तो यहाँ के जो चेयरमैन हैं उनके पास ये पावर नहीं है कि वो किसी मेंबर को सस्पेंड कर दें। वो ये जरूर बोलते हैं कि आप इमीडिएट तौर पे यहाँ से निकल जाओ, ठीक है, ये जरूर बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि आप यहाँ पे इतने पूरे सेशन के लिए बाहर चले जाओ, जबकि लोकसभा के स्पीकर ऐसा बोल सकते हैं। दूसरा एक डिफरेंस प्रोसीजर में भी है। प्रोसीजर क्या होता है कि मान लो कोई ये एक पर्सन है, ये है ए, ठीक है, ये बार बार हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर है, ये लोकसभा है, ठीक है, और यहाँ पे है राज्यसभा। ओके, यहाँ पे ये पर्सन बी है और यहाँ के चेयरमैन है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो देखो यहाँ पे ये होगा कि स्पीकर और चेयरमैन इनका नाम कॉल आउट करेंगे कि ए या फिर बी, जो भी यहाँ पे मिसयूज कर रहा होगा, जो भी यहाँ पे डिस्ट्रप्शन फैला रहा होगा, उसका इनका नाम जैसे ही आएगा तो यहाँ पे नेम एंड शेम वाली चीज चल जाएगी। उसके बाद पूरी जो हाउस है, पूरा हाउस यहाँ पे एक मोशन लेकर आएगा कि इस ए पर्सन को यहाँ पे इस हाउस से निकाल दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए या एब्सेंट कर दिया जाए, ठीक है। अगर इसका मोशन यहाँ पे पास हो जाता है तो यहाँ पे ए को बाहर निकाल दिया जाएगा। हो सकता है कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन यहाँ पे काउंटर मोशन लेकर आए, ठीक है। तो ये भी किया जा सकता है। अगर काउंटर मोशन आ जाता है तो ऐसे में जो पर्सन है ए, उसको आप निकाल नहीं पाओगे। काउंटर मोशन अगर पास हो जाएगा तो आप उसको निकाल नहीं पाओगे। तो इस तरह से प्रोसीजर होता है। यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये जो मोशन वाली चीज है ये राज्यसभा में मैंडेटरी है, लेकिन लोकसभा में सीधे नाम कॉल आउट करके भी यहाँ पे सस्पेंशन दिया जा सकता है। ओके, तो ये सारी ही चीजें लिखी हुई है, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो पार्लियामेंट ने क्या किया है इस पूरी चीज को एड्रेस करने के लिए, तो पार्लियामेंट काफी स्ट्रिंजेंट हो गई है, काफी स्ट्रिक्ट हो गई है। पार्लियामेंट्री कैलेंडर जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, इसीलिए अपोजिशन से राय नहीं लिया जाता और इसीलिए वो लोग फिर रिवॉल्ट करते हैं, डिस्ट्रप्शन फैलाते हैं। ओके,
इसके अलावा देखो यहाँ पे अब सस्पेंड कौन कर सकता है, तो राज्यसभा के चेयरमैन और लोकसभा के स्पीकर ही सस्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंस है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, क्या कोर्ट इंटरवीन कर सकती है, तो देखो यहाँ पे आर्टिकल 122 बोलता है कि अगर कोई भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग हो रही है उसमें कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकती है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में नहीं करती है, लेकिन कहीं कहीं पे किया भी हुआ है। जैसे महाराष्ट्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसमें एक रेजोल्यूशन आया था, ठीक है, 2021 में, कि जो 16 बीजेपी, 16 नहीं 12 बीजेपी के एमपी हैं उनको बाहर निकाला जाए, सस्पेंड किया जाए। तो ये इस चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बीच में आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस यहाँ पे जो सस्पेंशन है उसको रोक दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली डेडलॉक ब्रेक करने का काम किसका होता है, क्या प्रिसाइडिंग ऑफिसर का कोई रोल होता है, तो हाँ बिल्कुल एक रोल होता है, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को चाहे वो किसी भी रूलिंग पार्टी से रहा हो या अपोजिशन से रहा हो, उसको यहाँ पे नॉन पार्टीसन होके यहाँ पे काम करना है। इसीलिए ये मान सकते हो कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वही यहाँ पे डेडलॉक को सॉल्व करवा सकता है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जो कि है हमारा 6 सेंटेंस्ड टू डेथ फॉर 1971 वॉर क्राइम्स इन बांग्लादेश। तो 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, आई होप आप सभी ने इसके बारे में कभी ना कभी पढ़ा जरूर होगा, ठीक है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। तो ये हुआ क्या था यहाँ पे, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर क्यों हुई थी, तो देखो जब इंडिया था, इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं था, इंडिया था सिर्फ, उस टाइम पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। इसके बाद इंडिपेंडेंस मिली हमको तो इंडिया और पाकिस्तान बढ़ गए, ठीक है। तो पाकिस्तान जो था हमारे वेस्ट में था और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा यहाँ पे था जो ईस्ट में था, ईस्ट पाकिस्तान जिसको हम बोलते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, ईस्ट पाकिस्तान में जो ईस्टर्न पाकिस्तानी लोग हैं वो मेजरली बंगाली थे, क्योंकि बांग्लादेश से लगता है तो बंगाली थे। अब इनको बार बार यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये फोर्स करती थी कि आप यहाँ पे बंगाली नहीं उर्दू में बात करो। तो बेसिकली लिंग्विस्टिक एथनिसिटी टकरा रही थी, रिलीजियस एथनिसिटी टकरा रही थी, इसीलिए इनके बीच में यहाँ पे वॉर छिड़ गया, लिबरेशन वॉर छिड़ गया। बांग्लादेश के लोगों को अपने लिए लिबरेशन चाहिए था, फ्रीडम चाहिए था। और ऐसे में ये जो वॉर हुआ 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उसमें इंडिया ने बांग्लादेश की मदद करी और अल्टीमेटली इंडिया और बांग्लादेश जो थे वो जीत गए, पाकिस्तान हार गया। अब ऐसे में कुछ वॉर प्रिजनर्स थे, ठीक है, जैसे वहाँ पे पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्हीं की साइड से एक और यहाँ पे आर्म्ड मिलिट्री फोर्स बनाई गई थी जिसका नाम था रजाकर बाहिनी। ओके, रजाकर बाहिनी, जैसे बांग्लादेश की साइड से मुक्ति बाहिनी थी वैसे इनकी साइड से रजाकर बाहिनी थी। और रजाकर बाहिनी में जो लोग थे यहाँ पे वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम करते थे, ऐसे क्राइम्स करते थे जो ह्यूमैनिटी को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल्स बनाई गई, ट्रिब्यूनल्स ने ये बोला कि 6 लोगों को कन्विक्ट किया गया रजाकर बाहिनी में। और ये रजाकर बाहिनी बेसिकली क्या है, ईस्ट पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्स है जो अफिलिएटेड है बाय द पाकिस्तानी आर्मी। ओके, तो यहाँ पे ये जो ईस्ट पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स थी इसके पीछे एक्चुअल में पाकिस्तानी आर्मी ही थी और इसी को कहा जा रहा था रजाकर बाहिनी। ओके, और इन्हीं लोगों को वॉर क्राइम्स के लिए कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई है, ठीक है, यानी कि अब इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो ये जो ट्रिब्यूनल है ये शेख हसीना की गवर्नमेंट ने बनवाया था 2010 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है रजाकर बाहिनी क्या है। ओके, तो हमने इसके बारे में देख लिया। अच्छा, आप मुझे आज बताओगे कि हमने यहाँ पे बात करी ना एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में हम एनवायरमेंट की, फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ पे हमको फॉरेस्ट का या एनवायरमेंट का मेंशन मिलता है। ओके, ये आपका आज का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाकी आज के लिए इतना ही था। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।